ओके, तो हाय, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू ग्लिट्स और विजन यूएसए। सॉरी। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक यू सो वेरी मच, हैप्पी टू सी यू। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले तो क्या कहना चाहोगे अपनी जो आपकी मूवी आ रही है अरशद वारसी और चंकी पांडे जी के साथ में, जी तो क्या जी कहना जी। चाहोगे? सबसे पहले तो कितनी एक्साइटमेंट है उस बात की? एक्साइटमेंट तो बहुत है बिकॉज मुझे पता है ये बिल्कुल कॉमेडी मूवी है और ये मूवी जो है वो मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट होगा। मैंने इससे पहले भी गरम मसाला की है और इससे पहले भी साउथ में काफी मूवीज की है, बट ये थरिल कॉमेडी मूवी है तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। ओके, इसी के साथ साथ कैसा आपका एसोसिएशन रहा उन लोगों के साथ में, क्योंकि काफी सीनियर एक्टर्स है और आप भी इंडस्ट्री में है काफी समय से, तो कैसा एसोसिएशन रहा, ऑन स्क्रीन नहीं ऑफ स्क्रीन? मुझे लगा ही नहीं कि वो उन्होंने मुझे इस तरह से एहसास करवाया, फील करवाया कि वो लगा ही नहीं कि वो सीनियर है। मुझे लगा कि मेरे फ्रेंड्स है और काफी टाइम से जानती है और उनसे स्पेशली बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मुझे। अच्छा, ऑन स्क्रीन अगर पूछा जाए तो किस तरह का किरदार रहने वाला है, किस तरह से वो स्टोरी कहीं ना कहीं पोर्ट्रे होगी, क्योंकि आप एज ए लीड आई थिंक इस मूवी में दिखने वाली हो, तो क्या कहना चाहेंगे? ऑन स्क्रीन ये जो है वो बहुत कॉमेडी है और बहुत सारे चक्कर होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो रोमांस के लिए भाग रहे होते हैं मूवी में। तो ये सारा उसी के सराउंडिंग कैरेक्टर घूमता है कि आपके पास रोटी कपड़ा तो है बट रोमांस कैसे मिला जाए, आपको कैसे अच्छा रोमांस और ट्रू रोमांस मिले, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस मूवी में। तो उस हिसाब से सारे कैरेक्टर किए गए हैं और मेरे ख्याल से कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसको देखना। अच्छा, इसी के साथ साथ ये जो ऑन गोइंग पेंडेमिक चल रहा है और कहीं ना कहीं शूटिंग रुक रही है, सब कुछ कहीं ना कहीं सब घर में ही अपने बैठने वाले हैं, तो क्या कहेंगे आप, इसको कैसे देख रही हैं? मैं देखो पिछले साल हुआ था तब तक तो मैं बहुत काम डाउन थी बिकॉज फैमिली के साथ हम लोगों ने वक्त गुजारा और हमें पता था कि कहीं ना कहीं जाकर के ये फिनिश होने वाला है। चलो 6 महीने 8 महीने लगेंगे। उस दौरान मैंने बहुत सारी, उस टाइम भी शूटिंग नहीं हुई, सारी शूटिंग रुकी हुई थी। तो उस दौरान मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, घर पे म्यूजिक सीखा, खाना बनाना सीखा और बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाया। एंड आई लिव इन जॉइंट फैमिली, तो बहुत सारा एंजॉय मैंने अपनी फैमिली के साथ किया। उसके साथ साथ मैंने योगा और एक्सरसाइज बहुत सारी की। बट अब ये जो सेकेंड वेव है तो अब वो मेरी शूटिंग स्टार्ट थी बट वो बंद कर दी गई है बिकॉज महाराष्ट्र में एज यू नो कि अभी कल से लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ है। तो अब थोड़ा सा पेशेंट कम हुआ है बट एज वी नो दैट वी हैव टू फाइट फ्रॉम कोविड। तो ऑब्वियसली हमें अपने गवर्नमेंट को, अपनी कंट्री को और अपने लोगों को और खास करके अपनी फैमिली को और खुद की सेहत को हमें सिक्योर रखना है। तो कहीं ना कहीं पेशेंस आ जाता है कि ठीक है ये हमारे सबके लिए ही है। बट शूटिंग और बाकी सारे काम बंद है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बड़ा मजा आ रहा है, इट्स ओके इट्स फाइन, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज जनरली हम लोगों को आदत नहीं होती घर पे रहने की और पूरा साल हम घर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है बट इट्स ओके। अच्छा, इस लापरवाही की वजह अगर पूछी जाए तो आप क्या मानती है, सबसे अगर मेजरली पूछा जाए, क्योंकि जो लॉकडाउन खुला ही था इसीलिए कि लोगों की थोड़ा जो काम धंधा है उनका वो वापस से शुरू हो सके, एक रीस्टार्ट मिल सके लोगों को न्यू नॉर्मल में, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं 360 डिग्री चेंज होके और वही सिचुएशन वापस जी से आ गई है जैसे पिछले साल थी। जी जी। एक्चुअली मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि आई थिंक 8-10 दिन पहले मैं जुहू से क्रॉस हो रही थी जब हमारे मुंबई में लॉकडाउन नहीं था। तो मैंने देखा कि बिना डरे, बेखौफ होकर बहुत सारे लोग जुहू चौपाटी पे थे। मैं समझती हूँ कि उन लोगों को घूमने का मन करता है बिकॉज इट्स संडे सैटरडे वीकेंड होता है, बट किसी ने मास्क नहीं पहने थे और कम से कम वहां पर 1000-2000 लोग होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने काम के लिए स्टार्ट किया था, हमने लोगों को जो रोजमर्रा की जरूरत थी इसीलिए हमने स्टार्ट किया था। ट्रेन भी इसीलिए स्टार्ट हुई थी, छोटे छोटे शूटिंग्स भी इसीलिए स्टार्ट हुए थे। बट कहीं ना कहीं लोगों ने उसका फायदा उठाया और कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई। अब जैसे कोई बड़ी शादियों में भी 50-100 लोग कहा था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत
बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ कि काफी सारे लोग गए वहां पे, कुछ इवेंट्स होने लगे, लोग पब्लिक प्लेस पे गैदरिंग करने लगे, बहुत सोशल डिस्टेंसिंग को समझने नहीं लगे, और एक एक को पकड़ के कहा जा रहा था कि मास्क पहनो, इतना गवर्नमेंट समझाती है, टीवी में हम देखते हैं, एक दूसरे को हम बोलते हैं कि मास्क पहनो, बट ऐसा कुछ किया नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये मेजर लापरवाही है कि आप बाहर तो निकल गए, बट आप वो जो 6 महीना बैठे थे, तो आपको ये लगा कि नहीं अब कोविड खत्म हो चुका है, और हम बहुत खुश है कि अब बस हम एंजॉय करना चाहते हैं, बट उसी चक्कर में हमें ये सेकेंड वेव हम पर बहुत भारी पड़ रही है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से हमेशा कहा जाता है कि मुंबई में जीना खाना इट्स नॉट सो इजी, तो आप क्या कहेंगे, मतलब जिस तरीके से अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रही है इस बीते एक सालों में, और अब वापस से लॉकडाउन लग रहा है, वी नेवर नो कि वो एक्चुअली में कब तक के लिए कंटिन्यू होगा, कब जाकर रीओपन होंगी चीजें। तो मतलब हाउ यू आर टेकिंग इट एज एन एक्टर, क्योंकि बहुत जरूरी होता है जब हम एक पैकेज पर होते हैं या बहुत सारी चीजें हमारी उसके साथ ही साथ चलती रहती है। तो हैव यू एवर फेस्ड एनी सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम और समथिंग? क्या आपने कभी ऐसा कुछ? आई नहीं, मेरा ऐसा है कि आई आई कम फ्रॉम अ गुड बिजनेस फैमिली। मेरे फादर डॉक्टर है और फैमिलीज भी पॉलिटिकल जुड़ी हुई है, तो मुझे इसकी मतलब कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत कोई क्राइसिस हो गए हैं ऐसे। बट यस, एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं बॉम्बे में बड़ी हुई हूँ और मुझे मिडिल क्लास के सारे लोगों की प्रॉब्लम, सारी जरूरतें मुझे पता है, क्योंकि मैं एक एनजीओ रन करती हूँ, तो मुझे पता है लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हर महीने की हर 1 तारीख को उनका बजट हिल जाता है, अगर सैलरी आने के लिए 2-3 दिन और एक्स्ट्रा लग जाए तो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें, सब्जियां हैं, लाइट बिल्स है, बच्चों की स्कूल्स हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। बट हम समझ सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और हुई होगी पिछले लॉकडाउन में भी, और अब भी जब भी लॉकडाउन हुआ है। गवर्नमेंट्स बहुत सारी स्कीम्स ला रही हैं उनको फ्री। मैंने कल देखा, हमारे सीएम कह रहे थे कि खाना मिल रहा है, उनको अनाज बांटा जाएगा, बाकी सारी चीजें, बट अल्टीमेटली ये बहुत एंड तक पहुंच नहीं पाता है। तो मिडिल क्लास को तो इस बार बहुत बहुत प्रॉब्लम है, और एट द सेम टाइम अपर मिडिल क्लास को भी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये चीज कहीं इफेक्ट नहीं कर रही है, ये बहुत लोगों को इफेक्ट कर रही है। आप देखिए, हर लेवल के लोगों को उसके लेवल पे जाके इफेक्ट कर रही है। जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उनके बिजनेस नहीं चल रहे, उनके बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, तो उनको भी सैलरी देने में, और उनको अपने लेवल पे है, और मिडिल क्लास को अपने लेवल पे है, और सब लोगों को अपने अपने लेवल पे ये सिचुएशन बहुत ही टफ हो रही है, ये सिचुएशन सबके लिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहीं ना कहीं एक एनजीओ भी रन करती है और बहुत ही जी बेहतरीन तरीके से एक सोशल कॉज के साथ जुड़ी हुई है। तो क्या कहना जी चाहेंगे, मतलब ये कैसे जहन में आया कि कुछ इस तरह का काम भी किया जाए अपने प्रोफेशन के साथ साथ, एक और ऐसा कोई प्रोफेशन अडेप्ट करना जो कि सोशल जी कॉज के लिए? जी। तो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा मेरी लाइफ का एक दिन का किस्सा सुनाऊंगी, जहां से आपको पता चलेगा कि ये मेरे दिमाग में कैसे आया। एक दिन मेरी आई थिंक मैं शूट से आई थी, 9 बजे की शिफ्ट थी, और मैं 11-12 बजे सोने जा रही थी। मुझे 3:30 बजे मेरी एक फ्रेंड है सिमरन, उसका कॉल आया, और उसने बोला कि अर्जेंट, वो बोरीवली में रहती है, कि अर्जेंट मुझे तुम्हारी जरूरत है, कुछ काम है, जल्दी आओ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर मैं बोरीवली गई, मैंने देखा कि एक 3 महीने की बच्ची रेलवे ट्रैक पर पड़ी है, और उसके आसपास कोई नहीं है। और हम लोगों ने उस बच्ची को देखा, अच्छी थी, रो रही थी बहुत, और लग रही थी कि वो बहुत बीमार है। तो हमने बाद में पुलिस को ऑब्वियसली इन्फॉर्म किया, और पुलिस स्टेशन, जो नियर पुलिस स्टेशन था, हम वहां गए। उसके बाद बहुत छानबीन की, तो हमें कुछ मिला नहीं। और आपको तो पता है कि पुलिस भी बहुत ज्यादा इंटरप्ट नहीं करती है इन सब चीजों में, उन्हें लगता है कि चलो ठीक है। तो फिर मुझे फिक्र हो गई कि ये बच्ची जाएगी कहाँ। तो इस दिन मुझे ख्याल आया, जब उसका बॉडी चेकअप हो रहा था, तब हमें पता चला कि वो बच्ची जो है वो HIV पॉजिटिव है। और काफी दिनों की कोशिश के बाद हमें ये पता चला कि उसकी माँ जो है वो उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक कर चली गई है। तो वो दिन था, और मुझे ख्याल आया कि मुझे एक एनजीओ स्टार्ट करना चाहिए,
तो फिर मैंने अपनी जो भी आसपास मेरी जो 2-3 फ्रेंड्स थी, मेरी सिस्टर है, फैमिली, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक एनजीओ बनाएंगे जहाँ एचआईवी पॉजिटिव किड्स ही रहेंगे। तो मैंने एनजीओ आस्था फाउंडेशन के नाम नाम से एनजीओ स्टार्ट किया आज से 7 साल पहले। तो 7 साल की ये मेरी जर्नी रही है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बच्चे मिले हैं मुझे, बहुत काम किया है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी किया है, फिर वुमेन हेल्थ केयर के लिए भी, क्योंकि उन्हें पता नहीं है पीसीओडी क्या है, उन्हें पता नहीं पीरियड्स आने ना आने की प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये सारा मैंने उनको एडुकेट करने के लिए मैंने सोचा कि चलो एक एनजीओ का ये भी काम हो जाएगा। तो ये है, फिर एजुकेशन है स्ट्रीट चिल्ड्रंस का। तो ये सारी चीजें मिला के अभी 7 साल का एक्सपीरियंस है, और 7 साल में मैंने 60 बच्चों को अडॉप्ट किया है एचआईवी पॉजिटिव को, और बाकी जो हमारे आसपास के कुछ किस्से आते हैं तो उससे भी हम लोग उनको भी हेल्प कर लेते हैं। तो इतना ब्यूटीफुल रहा है, और ट्रस्ट में ये करने में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और मैं तो चाहूंगी कि आपके माध्यम से, या आगे भी आप भी कहें सबको, मैं भी यही कहूंगी कि जितने लोग इसमें जुड़ सके और ये ब्यूटीफुल काम कर सके अच्छे अच्छे लोगों के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बट इन शॉर्ट, ये 7 साल का जर्नी और मेरे फाउंडेशन का जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रहा। That's really commending. It's remarkable. But थैंक यू। how acting happened with you? मतलब like acting कैसे आपके रास्ते में आया? ये रास्ते में नहीं है, ये मेरी फैमिली मेरा बिजनेस ही कह सकते हो आप। मेरी फैमिली में काफी सारे कलाकार हैं। मैं रावल खानदान से हूँ, तो मुकेश रावल, महेश रावल, काफी सारे हैं जो थिएटर एक्टर्स हैं। और ये कॉलेज से ही था, और फिर मुझे बड़ा ब्रेक मिल गया गरम मसाला में। तो फिर उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो 2-3 साल के बाद यहाँ करने के बाद फिर मैं साउथ में शिफ्ट हुई। तो साउथ में मैं कम से कम वहाँ पे 4 साल थी, और वहां पर बहुत अच्छी अच्छी मूवीज मैंने दी, और बहुत नाम कमाया वहां पर। और फिर वापस बॉम्बे आकर के फिर बॉलीवुड में मूवी की। तो ये सब अप डाउन्स और प्लेस चेंजिंग, और बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि आपको नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। तो इस वजह से फिर एनजीओ है, फिर बॉलीवुड है, फिर टॉलीवुड है, फिर स्टेज परफॉर्मिंग है। तो ये सब मेरी जिंदगी में चलता रहा। अच्छा, ऑनेस्टली आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ महीनों में आपने देखा ही होगा, स्पेशली जब से सुशांत का केस हुआ था, तब से बहुत ज्यादा ही नेपोटिज्म और ये सब वाली बातें बहुत ज्यादा चल रही थी। क्या बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना ज्यादा जरूरी है, या फिर एक ऐसा किसी का कांटेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग लेकर जा सके, ऐसा कुछ? देखिए क्या है ना, कि मैं नहीं मानती कि अकेला फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है। आप अगर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस भी ज्वाइन करते हो तो वो वहां पे भी आपको फेस करना पड़ेगा। मैं ये मान के चलती कि वहां पे भी आपको फेस करना पड़ेगा। या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो तो वहां पर भी आपके सीनियर्स का और सबका प्रेशर होता है आप पे। और हाँ, ऑब्वियसली ऐसा है कि नेपोटिज्म है, मैं मानती हूँ। बट हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने इतने अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं कि वो जो नेपोटिज्म के जो एग्जाम्पल है, उतने ही लेवल पे इन्होंने कामयाब होकर, आप देखिए जैसे पन्नू तापसी है, और कंगना रनौत है, सुशांत सिंह है, नवाजुद्दीन है। तो इन लोगों ने इतने सारे एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं करके, अपना काम को टैलेंट करके बाहर के इंडस्ट्री से आके। सबसे बड़ा आप एग्जांपल ले लीजिए शाहरुख खान का, उनका तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो है नेपोटिज्म, बट उसके सामने उसको चैलेंज करने वाले भी बहुत है। तो हर जगह हर चीज की बैलेंसिंग है। तो यहाँ पर बॉलीवुड में भी है नेपोटिज्म, बट उसको चैलेंज करने वाले भी बहुत है। अच्छा, लेकिन निकिता, अगर आपसे पर्सनली आपका टेक पूछा जाए कि इंडस्ट्री आपके लिए कितनी वेलकमिंग रही है, तो उस पर कुछ बताना चाहेंगे कि आपको कभी कोई दिक्कत या फिर कभी ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा हो? कोई प्रोजेक्ट जो मिल सकता था और नहीं मिला, या कंसीडर नहीं किया गया हो, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। कभी भी कोई भी इंडस्ट्री आपके लिए दोनों हाथ फैलाकर नहीं बोलेगी अरे आइए आप ही बेस्ट है और आपका ही वेट कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं। और मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये था कि मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे वहां पर जहां से मुझे ऑफर आई। परेश रावल भी मेरे कनेक्शन में है, तो वो एक थोड़ा सा मुझे बेनिफिट रहा। बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद मुझे सबने कहा कि अरे बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे रोल है, तो आप कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं रहा है। हमेशा हर चीज की
कोशिश करनी पड़ी है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल मेरे लिए भी थी, मुश्किल मेरे से आगे आने वालों के लिए भी थी, और हाँ, मेरे बाद जो भी आएंगे उसके लिए भी मुश्किल है। तो ये इंडस्ट्री इतनी जल्दी किसी को वेलकम नहीं करती। अच्छा, लेकिन अगर आपके रास्ते में एक्टिंग नहीं होता तो इसके अलावा आप और क्या करना एक्सप्लोर करती, मतलब अपने अंदर? ओके, तो फर्स्ट तो मैं ऑब्वियसली एनजीओ में हूँ तो मैं वही करती। बट अगर मुझे ये एक्टिंग नहीं होता तो मैं किसी स्टेट की सीएम होती और पॉलिटिकली बड़ी चेयर पे होती, ये मुझे फॉर श्योर पता है। ओके, जरूर जानना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से लॉकडाउन वाली स्थिति है, तो पता नहीं कब शूट शुरू होंगे और कब वापस से चीजें नॉर्मलाइज होंगी। तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आपकी भी मूवी जो आने वाली थी, जो मतलब शूट होनी थी, वो सब अटक गया काम। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हाँ, सी आई एम होपिंग कि जल्दी हो, बट कहीं ना कहीं आपको हिंट होती है कि कितना टाइम लगेगा इस पर। और मुझे पता है कम से कम आप 3-4 महीने नॉर्मल शूट स्टार्ट होने के लिए या इवेंट्स होने के लिए या और कोई चीजें होने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। आई थिंक कम से कम आप जुलाई अगस्त के बाद ही ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अभी ऑब्वियसली मैं भी सैड हूँ क्योंकि मेरे भी काफी सारे शूट चल रहे थे। इनफैक्ट अगले महीने ही मेरा इवेंट है दिल्ली में, और शूट भी है, वीडियो सॉन्ग भी है, हमारा कश्मीर का शूट भी लाइन अप है। बट अभी 3 महीना सब चीजें भूल जाना पड़ेगा और बहुत ही अंदर से पॉजिटिविटी बाहर लेकर आनी पड़ेगी, और अपने आप को और आसपास के लोगों को, फ्रेंड्स को या फैमिली को या जो भी है, उनको समझाना पड़ेगा कि वी नीड टू बी काम, बिकॉज कोविड छोटी बात नहीं है। सेकेंड वेव बहुत ही बड़े पैमाने पर हमारे सामने चैलेंज लेकर आ रही है। तो हमें आई थिंक 3-4 महीने और बहुत ही पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके निकिता, मैं लास्टली यही जानना चाहूंगी कि एज यू सेड कि मूवी इज अबाउट कॉमेडी जॉनर, राइट? तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि कौन सी ऐसी खास चीजें रहेंगी जिसकी वजह से मूवी देखनी चाहिए ऑडियंसेस को और फैंस को? क्योंकि कॉमेडी इज समथिंग जो फैमिली भी देखती है, और जिन्हें कॉमेडी पसंद है वो भी देखते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए है। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि ऐसी क्या खास बातें रहेंगी? हाँ हाँ, पहले तो ऐसा है कि कई फिल्मों की कॉमेडीज जो है वो थोड़ी सी दूसरे ग्रेड पर जाती है, बट आप जो फैमिली के साथ बैठ सके वो मेरे लिए कॉमेडी, रियल कॉमेडी होती है। और इसके लिए एक ही टैगलाइन काफी है कि आप, पहले हम कहते थे कि रोटी कपड़ा और मकान, तो अब जो है वो मकान रेंट पे ले सकते हैं आप, रोटी तो मिल ही जाएगी, और कपड़े का आजकल लोगों को बहुत शौक है, बट ओरिजिनल रोमांस जो है वो आजकल नहीं मिल पा रहा है। तो दिस इज द पंच लाइन कि आपको ओरिजिनल रोमांस के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और उसके बारे में ये कहानी उसके ही इर्द गिर्द, कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है कि आप रोमांस के लिए कितनी जद्दोजहद कर सकते हैं। तो यही कॉमेडी है, और ये बहुत साफ सुथरी और सेंसिबल कॉमेडी है, तो मेरे ख्याल से सबको अच्छा लगेगा, एंड आई एम ऑल्सो सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर फैन जो आपको भी यस, बहुत प्यार देंगे और इस मूवी को भी? यस, पहले तो ये है, हाँ, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं भी यही कहूंगी कि जब मेरी मूवी आए, अभी ऑब्वियसली थोड़ी डिले हो गई है, तो आप सब लोग मुझे बहुत सारा आपका प्यार दे। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी मेरी मूवी आए बहुत बहुत सारा प्यार दे, और सबसे इम्पोर्टेंट, आई नो सब कह रहे हैं, बट प्लीज वेयर मास्क एंड स्टे होम। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। Thank थैंक you, यू, darling. टेक Thank you so केयर। much. थैंक Take care. यू। Thank you. Love you. बाय Thank you. बाय। Bye. Hi, Namaskar. This is Rakesh Sawant, and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.